हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है AKY नीट सिस्टम में। तो कल हमने लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। और हमने उसमें पढ़ा था क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब हम हाई से लो की ओर ले जाते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जब हमारा प्रोटीन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा था तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हमने दो तरीके का पढ़ लिया था। आज हम तीसरा स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कल हमने सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया था। इसमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी इसमें नहीं थी, ठीक है। और इसमें क्या जा रहा था, हाई से लो की ओर जा रहा था, हाई से लो की ओर जा रहा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हमारा फास्फोलिपिड है, ठीक है। हमारा एक फास्फोलिपिड है और ये हमारा जो है ये पंप प्रोटीन चैनल है। ये हमारा पंप प्रोटीन चैनल है। जब ये पंप प्रोटीन चैनल, ये हमारा क्या है, लो लो कंसंट्रेशन, ये हमारा हाई है, ठीक है। इधर हाई है। जब हम लो से हाई की ओर ले जाते हैं, ये पंप प्रोटीन चैनल को हम लो से हाई की ओर ले जाते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एनर्जी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है, ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट रही होगी तभी तो यूज होगी। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पंप प्रोटीन चैनल, ठीक है। ये हमारा पंप प्रोटीन चैनल है। और क्या पंप होते हैं, एक होते हैं सोडियम होते हैं, और क्या क्या पंप होते हैं, एक हमारा सोडियम होता है और एक हमारा पोटेशियम होता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम हमारे पंप होते हैं। हमारा प्रोटीन पंप चैनल कौन सा है, ये हमारा प्रोटीन पंप प्रोटीन चैनल है। ये हमारे फास्फोलिपिड है, ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है। जब हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर कोई चीज़ ले जाते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हम जब लो से हाई ले जाते हैं तो हमारी एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है। जैसे ये मेरा हाई पॉइंट है, ये मेरा हाई पॉइंट है और ये मेरा लो पॉइंट है। अगर मैं इस मार्कर को हाई से लो, हाई पॉइंट से लो, हाई पॉइंट से लो की ओर ले जाना, तो मैं हाई से छोड़ दूंगा तो ये हाई से लो खुद आ जा रहा है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं लो से छोड़ूंगा तो जाहिर सी बात है नीचे आ जाएगा। लो से हाई तक ले जाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ा है, मतलब मूव करना पड़ रहा है। लो से हाई ले जाने के लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है, ये हमारा मान लीजिए कोई प्रोटीन पंप चैनल है, ये पंप प्रोटीन चैनल है, ये हमारा क्या है, पंप प्रोटीन चैनल है, ये जो पार्ट है। जब हम इसको यहाँ शिफ्ट था, इसको इधर लाएंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एनर्जी जो होगी यूज होगी, ठीक है। ये लो कंसंट्रेशन है, ये हमारा हाई कंसंट्रेशन, तो यूज एनर्जी। और यहाँ पर एनर्जी की जो होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बस इतना ही था, ठीक है। नाम लिख लीजिए। उसके हम बाद हम पढ़ेंगे, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। अब सेल वॉल हमने पढ़ चुका था। सेल वॉल में आप एक पॉइंट ये डालिए, सेल वॉल,
अब मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल होता है वो किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। लेकिन मैंने ये पूछा है कि सेल वॉल किस में नहीं पाया जाता, सेल वॉल एब्सेंट किस में होता है। तो सेल वॉल जो होता है पहला तो एनिमल में एब्सेंट होता है, मतलब सेल वॉल एनिमल में नहीं पाया जाता है और माइकोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा माइकोप्लाज्म होता है, सेल वॉल, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति इज एब्सेंट। किस में एब्सेंट होती है ये हमारी सेल वॉल? पहला तो हो गया हमारा माइकोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म, और दूसरा हमारा क्या होता है, एनिमल। एनिमल सेल में हमारी जो होती है एनिमल्स में, ये माइकोप्लाज्म और एनिमल्स में हमारी सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, और ये सेल वॉल दो प्रकार के, मतलब लीजिए हम कोई सेल बना रहे हैं, ये हमारी सेल वॉल है। ये हमारी क्या है, ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल है, ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो हमारी कितनी है, एक लेयर की है। और मान लीजिए हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है, ये इतनी हमारी 3 लेयर वाली सेकेंडरी सेल वॉल है, ये हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। अब आप ये बताइए कि जो ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल है और ये हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल ये क्या है, मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल होगी कैसी आपको दिखा, इसकी तुलना में ये थिन है ना, मतलब पतली है। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेकेंडरी सेल वॉल की तुलना में कितनी है, थिन है, मतलब पतली है ना। आप खुद देख सकते हैं कि ये है 3 लेयर की है और ये प्राइमरी सेल वॉल एक ही लेयर की है। तो मतलब ये क्या होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल है ये थिन, और थिन चीज है तो ये जाहिर सी बात है इलास्टिक होगी, थिन एंड इलास्टिक होती है, इलास्टिक। ठीक है, ये थिन होती है और इलास्टिक होती है। ठीक है, ये जो एक लेयर वाली है ये हमारी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल है, और जो 3 लेयर वाली है अंदर वाली ये हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है। तो सेकेंडरी सेल वॉल की तुलना में प्राइमरी सेल वॉल कैसी है, थिन है। और थिन कोई चीज है तो जाहिर सी बात है वो फ्लेक्सिबल होगी, मतलब ये हमारी थिन है तो ये हमारी फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल है तो जाहिर सी बात है उसको हम इलास्टिक बोलेंगे। ये मतलब ये इलास्टिक होती है, इलास्टिक। ठीक है, ये इलास्टिक होती है, इसमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है, यानी इसमें प्राइमरी जो सेल वॉल है इसमें इलास्टिसिटी है तो उसमें क्या है, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने की कैपेसिटी होगी, हैव कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिक है, मतलब थिन है, और ये क्या होती है, इसमें जो होती है डिवीजन की, डिवाइडिंग की क्षमता होती है, मतलब ये जो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रेजेंट होती है, मतलब इसमें मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी जो सेल होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होता है जो कि डिवाइडिंग सेल होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है, थिन होती है, और क्या होती है, ये क्या रखती है, कैपेसिटी रखती है, ग्रोथ ग्रोथ करने की कैपेसिटी रखती है। और क्या होता है इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल का एक क्वालिटी है कि वो डिवाइडिंग नेचर के होते हैं, मतलब वो अपना डिवीजन करती रहेगी। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल में, प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल, दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइडिंग, इसको डिवाइडिंग सेल भी बोलते हैं।
डिवाइडिंग सेल, किसमें, क्योंकि इसमें डिवीजन की क्षमता होती है, डिवाइडिंग सेल, ठीक है। ये सेल नेचर का तो जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होते हैं क्या होता है भाई, प्राइमरी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है, डिमिनिश्ड यानी डीजेनरेट होती है, डीजेनरेट और डिमिनिश्ड होती है। इसका एक्चुअल मीनिंग मुझे नहीं पता है। तो प्राइमरी जो सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी डीनेचर्ड, डीजेनरेट, डीजेनरेट, ठीक है। ये क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, उसमें जो ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है, उसमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल की एक गुणवत्ता है कि मतलब वो डिवाइड नेचर का होता है। और प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश्ड एंड डिजेनरेटिव होते हैं। अब सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। अब जाहिर से बात है, प्राइमरी सेल वॉल की तुलना में क्या होगा, ये थिक होगा, मोटा होगा ना, ठीक है। तो ये क्या कैसा होगा, ये भी थिक होगा, थिक होगा। ये भी इलास्टिक होगा, थिनी, थिक होगा, इलास्टिक होगा, थिक एंड इलास्टिक एंड रिजिड होता है भाई, और रिजिड होता है, थिक होता है, इलास्टिक होता है एंड रिजिड होता है भाई, ठीक है। इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट मेरिस्टेमेटिक सेल, एब्सेंट मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। और क्या, दैट इज, दैट इज प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन मेच्योर सेल, ये सिर्फ मेच्योर सेल में प्रेजेंट होता है। ये आप बना लीजिए। सेकेंडरी सेल वॉल क्या ऐसा होता है, ये थिक होता है, इलास्टिक होता है, और क्या, रिजिड होता है। रिजिड मतलब ये अगर मान लीजिए हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है, ये हमारा मार्कर को मान लीजिए हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है। अब इसमें थोड़ी एक गुण नहीं है, मान लीजिए हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है, ये थिक है, ये क्या है, ये थिक है, ठीक है, प्लस इसमें इलास्टिक ही है, मतलब ये इसको हम मूव कर मतलब हिला डुला सकते हैं। लेकिन अभी ये रिजिड है, रिजिड है, लेकिन यहाँ इलास्टिक है, लेकिन इलास्टिसिटी इसमें थोड़ी भी नहीं दिख रही। आप ये समझ लें कि ये रिजिड है मतलब कठोर है, इसको हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं, इलास्टिक भी है। थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, बाकी इतना आप उतार लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लेना हो तो। अब मैं इतना मिटा दे रहा हूँ भाई। मान लीजिए ये कोई सेल वाल है, ये कोई सेल वाल है, और ये कोई सेल वाल है, ये दोनों सेल वाल हैं। और इस दोनों सेल वाल को जो कनेक्ट करती है, ये सेल वाल है, ये सेल वाल है, इन दोनों सेल वाल को कोई चीज़ ये कनेक्ट करती हुई दिख रही है। ये जो दोनों सेल को कनेक्ट करती हुई दिख रही है, ये हमारी क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा है। क्या है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करती है, ये दो सेल को जो है कनेक्ट कर रहती है। और इसमें क्या रहता है सेल में हमारा, ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, मिडिल लेमली,
लेमिला है। क्या है? मिडिल लेमिला। अगर मैं ये पूछूं कि इस सेल में जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल जो अंदर भरा होता है, सेल में भरा होता है साइटोप्लाज्म, उसमें मटेरियल जो होता है वो जाहिर सी बात है इस सेल में इसमें जाएगा, इस सेल में इसमें जाएगा। मतलब दो सेल जब आपस में कनेक्ट है तो दोनों का जो मटेरियल हो वो एक्सचेंज होगा। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है मिडिल लेमिना द्वारा ही, ये मिडिल लेमिला द्वारा ही कनेक्ट है, तो मिडिल लेमिला द्वारा ही कोई भी मटेरियल इन दोनों में क्या होगा, साइटोप्लाज्म द्वारा ये कनेक्ट होगा, इधर उधर जाएगा, मतलब चेंज होगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये सीमेंटिंग क्या है, ये सीमेंटिंग मटेरियल है। मतलब दो सेल को कनेक्ट की हुई है क्या, प्लाज्मोडेस्माटा, और ये मिडिल लेमिली को क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब जोड़े हुई है, मतलब दो सेल को ये जोड़े हुई है। बाकी कनेक्ट जो करती है वो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा करती है। मतलब जो दो सेल हैं उनको कौन कनेक्ट की हुई है, जो कनेक्ट की हुई कौन है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, वो दो सेल को कनेक्ट किए रहती है। और मिडिल लेमिली जो होता है वो सीमेंटिंग मटेरियल है, मतलब वो जोड़े रखेगी। अब क्या प्लाज्मोडेस्माटा उसको ऐसे मतलब उसको जोड़े तो हमेशा जोड़े ही रखेगा, तो उसके लिए हमें कुछ सीमेंटिंग मटेरियल की जरूरत होगी। तो सीमेंटिंग मटेरियल हमारा कौन होता है, मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला दो सेल को हमेशा के लिए ऐसे कनेक्ट किए रहती है, कहने का मतलब ये है। तो क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा, अभी मैंने समझा दिया। अब प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में हम क्या लिख देते हैं, ये ट्रांसवर्ड रहती है, ट्रांसवर्ड या क्रस भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्ड या क्रस द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिली एंड कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेक्सिबिलिटी सेल। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा नेबरहुड, मतलब आपके बगल वाला पड़ोसी, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, उसी से बना है नेक्सिबिलिटी, मतलब जो बगल में सेल होती है जिससे कनेक्ट होता है उसको बगल वाली सेल से ये क्या साइटोप्लाज्म को भेजता रहता है, वो इधर भेजेगा। मतलब जाहिर सी बात है जो सेल वॉल कनेक्ट है तो जाहिर से जो मटेरियल होगा वो इधर उधर जाएगा, इसका मटेरियल उसमें जाएगा, उसका मटेरियल इसमें आएगा। यही है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये दो सेल को कनेक्ट करती है और मिडिल लेवली कनेक्ट किए रहने का काम करती है, मतलब वो कनेक्ट किए रहेगी, दो बिटवीन टू सेल को कनेक्ट रहती है। मिडिल लेवली कहाँ पाएगी, बिटवीन टू सेल, मतलब बिटवीन टू सेल, दो सेलों के बीच हमारी मिडिल लेवली पाएगी। ये मिडिल लेवली क्या होते हैं, ये किसकी बनी होते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की मिडिल लेवली बनी होती है। ठीक है, और जब फर्स्ट मटेरियल डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब पहला मटेरियल मिडिल लेवली द्वारा ही डिपॉजिट होता है, कब डिपॉजिट होता है, सेल डिवीजन के समय डिपॉजिट होता है। तो ये और लिख लीजिए, फर्स्ट मटेरियल डिपॉजिट ऑफ द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के समय ही फर्स्ट मटेरियल डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये होगा हमारा मिडिल लेवली। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ नोट बनाइए, बेटर रहेगा आपके लिए। मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे समझ ना आए आप लोग बाद में जब अभी आप ये वीडियो देखें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है,
आपका इतना हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है अभी बताएंगे आपको। अब अपने टॉपिक का नाम डाल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है जो सेल बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं और क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटेड। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कोऑर्डिनेटेड आपने बॉन्ड पढ़ा होगा, जब किसी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, मतलब जिसके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते तो वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी सेल में, तो क्या उसका भी स्टक पूरा नहीं होता है, उसका भी स्टक पूरा नहीं होता, तो दोनों का स्टक पूरा करने के लिए वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई है, इसका भी स्टक पूरा नहीं है, इसका स्टक पूरा नहीं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करके कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे इसका भी स्टक पूरा हो जाता है, इसका भी स्टक पूरा हो जाता है। मतलब दोनों लोग आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेटेड का मतलब है कोई 2 चीज़ होंगी वो आपस में साझा करेंगी, जिससे दोनों का फायदा रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं और क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, क्या, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और क्या होते हैं इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के एग्जांपल जो हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया जिसको लाइन काय बोलते हैं, फिर वैक्यूल हो गया, यही सब हमारे हैं। तो हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम लिख देंगे। फंक्शन ऑफ सेम मेम्ब्रेन फंक्शन ऑफ सेम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर coordinated and these organelles are together considered as एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होंगे और क्या उसमें कंसीडर्ड होंगे, कंसीडर्ड मतलब कोऑर्डिनेटेड होंगे, वही हमारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होंगे। इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं। इसका एग्जांपल जो होगा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतरपर्दवी जालिका रेटिकुलम। एक हमारा हो जाता है लाइसोसोम लाइन काय, एक हमारा हो गया वैक्यूल, ठीक है। एक हमारा हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये हमारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। पहला हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर हमारा लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। इसके कहने का मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होंगे और जो कोऑर्डिनेटेड होंगे वही हमारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहलाएंगे। तो उसके एग्जांपल क्या क्या हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, लाइसोसोम हो गए, वैक्यूल हो गए, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। और अब बताइए कि जिसमें
एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम किसको कहेंगे? जो कोऑर्डिनेटर होंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे। अब बता दीजिए जो नॉन एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कौन कौन होंगे? तो नॉन मतलब ये क्या बोलते हैं, नोट करके लिख लीजिए। जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया। ये क्या होते हैं? ये नॉट कंसीडर्ड, मतलब ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, मतलब कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, जो साझा नहीं करते, मतलब ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नॉट मतलब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर्ड, not considered as endomembranous system। इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। बिकॉज फंक्शन ऑफ these organelle are not coordinated। क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं बताएगा। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो मतलब नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते। जो कोऑर्डिनेटेड एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के एग्जांपल क्या हो गए? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये हमारा हो गया एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम और नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया मेम्ब्रेनस सिस्टम एंड नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो आज हम ये हमारा हो गया मेम्ब्रेनस सिस्टम, नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम। इतना हम पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा हमने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था कि हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अंतःपरवर्ती जालिका जिसको हिंदू में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था? वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिपिड की सिंथेसिस करता, मतलब लिपिड का फॉर्मेशन करता था। जबकि जो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता था। ठीक है, मैं इतना मिटा दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए भाई। इसका फ्लश ऑफ हो गया भाई, लो बैटरी। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो इतना आप लिख लीजिए। अब इतना मिटा दे रहा हूँ मैं आपको। एक पॉइंट आप ये भी करके लिख लीजिए। जो प्लांट होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में 3 जगह उसका डीएनए पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में, इन तीनों में क्या पाया जाता है? उसका डीएनए पाया जाता है। लेकिन जो एनिमल होंगे, एनिमल ये प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लांट में के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में उसका डीएनए पाया जाता है। जबकि जो एनिमल होते हैं ये नीट में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जो एनिमल होते हैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ना कि एनिमल में। न्यूक्लियस
न्यूक्लियस, इन सब में डीएनए पाया, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में ही डीएनए उसका पाया जाता है एनिमल में, ठीक है। इसमें एनिमल में कितने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, मतलब 2 हैं, प्लांट में 3 है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा बता दें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा रेटिकुलम मतलब क्या होता है, रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। और किसका नेटवर्क, ट्यूबुलर नेटवर्क, जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और ये फैले होते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और साइटोप्लाज्म में यानी मतलब कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, ये कैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते, ट्यूबुलर नेटवर्क होते हैं। लाइक स्ट्रक्चर स्केटर्ड मतलब फैले हुए होते हैं, स्केटर्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, ठीक है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैंने इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों इसमें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका ये डीएनए हो गया, ठीक है। ये इसका डीएनए हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके राइबोसोम के इसमें पार्टिकल पाए जाते हैं, जो है ये राइबोसोम के पार्टिकल हैं, और इसमें राइबोसोम के पार्टिकल नहीं है, तो इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो होता है, ये जो पार्ट होता है, ये खाली वाला पार्ट जो होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूमरल पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूमरल पार्ट, न्यूमकल पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूमकल पार्ट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा न्यूमकल पार्ट। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है ल्यूमिनल पार्ट, न्यूमकल पार्ट, ये हमारा न्यूमकल पार्ट होता है, ये है एक्स्ट्रा न्यूमकल पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा जो बीच में होता है, इसके दोनों जब जाते हैं तो इसके बीच वाला होता है एक्स्ट्रा न्यूमकल पार्ट, और ये वाला हमारा ल्यूमिकल पार्ट होता है। और ये राइबोसोम को पार्टिकल जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो स्मूथ मतलब जिस पर नहीं रहते हैं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता था, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो लिपिड की सिंथेसिस करता था, मतलब फंक्शन ऑफ लिपिड सिंथेसिस लाइक लिपिड
लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, मतलब स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करता था। लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस कौन करता था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस यस, मतलब स्मूथ लाइक स्मूथ लाइक लिपिड लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब स्टेरॉयड। यस, मतलब स्मूथ स्मूथ मतलब स्टेरॉयड स्टेरॉयड लाइक लाइक हार्मोन का सिंथेसिस करता था। ठीक है। अब जो रफ मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता था। ठीक है, इसमें इतना ही था, ये सब मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, आप एक पॉइंट करके गोल्जी अपरेटस लिख लीजिए। सॉरी यार, एक गोल्जी अपरेटस क्या होता है? गोल्जी अपरेटस मतलब गोल्जी अपरेटस, इसको डिक्टियोसोम को कहते हैं। डिक्टियोसोम मतलब प्लांट में जो होता है उसको डिक्टियोसोम कहते हैं। और डिक्टियोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? केमलो गोल्जी ने की थी। कब की थी? 1898 में की थी। ठीक है, गोल्जी अपरेटस जो था वो डिक्टियोसोम था। क्या था? डिक्टियोसोम। और ये डिक्टियोसोम क्या है? प्लांट में होता है डिक्टियोसोम। और जो डिक्टोसोम है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? केमलो गोल्जी। केमलो गोल्जी ने डिक्टोसोम की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1898 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, 1898 नहीं भाई, हाँ 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये प्लांट में पाया जाता है। इन इन प्लांट इट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। डिक्टियो डिक्टियोसोम। ठीक है, ये प्लांट में पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम की जो डिस्कवरी थी, डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड किसने किया था? केमिलो गोल्जी। केमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1898 1898 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, ये इतना हो गया, आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, देख ले भाई चार्जिंग इसका कितना बचा। बस भाई, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, थोड़ा सही नहीं आ रहा है। अब हम सेंट्रोसोम पढ़ेंगे और सेंट्रियोल पढ़ेंगे। इसको आज ही रखें कि कल ही रखें? चलो थोड़ा सा इसका हिंट दे देते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम के ही अंदर सेंट्रियोल हमारा पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है उसी के अंदर हमारा सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होते हैं, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेली होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? प्रेजेंट इन एनिमल सेल। मतलब आप इससे याद रखिए, सेंट्रियोल जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और ये क्या, सेंट्रियोल का काम क्या होता है? ये डिवीजन में हेल्प करता है। ये अपोजिट पोल पे जाएगा, फिर डीएनए को अपनी ओर खींचेगा। ये सब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। इसका पूरा विस्तार है भाई सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल ना हो तो हम डिवीजन सेल का हो ही ना पाए। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होते हैं। और क्या होते हैं ये क्या होते हैं? प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में नहीं होते भाई। प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो भाई ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रियोल है। इसके बीच में जो एंगल होता है
वो 90 डिग्री का होता है। जो सेंट्रियोल के बीच में एंगल होता है, ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल, इसके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और इसके अराउंड क्या होता है, हमारा सेंट्रोसोम। ये हमारा क्या है, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है। ये हमारा क्या है, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम हमारा सेंट्रोसोम है। ठीक है, ये हमारा होता है एमॉर्फस, जो एमॉर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल होता है। ये जो मटेरियल है, ये पूरा हमारा क्या है, सेंट्रोसोम। ये जो मटेरियल है, जो आप, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मटेरियल है ये एमॉर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल है, परपेंडिकुलर मटेरियल है। ठीक है, एमॉर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल है। और टू से ये क्या है, हमारा सेंट्रियोल, ये हमारा सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल कितने हैं, 2 सेंट्रियोल है ना, तो 2 सेंट्रियोल हैं। ठीक है, 2 सेंट्रियोल हमेशा हर जगह पाए ही जाएंगे। ठीक है, 2 सेंट्रियोल क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये कैसे अरेंज है, परपेंडिकुलर अरेंज है, अरेंज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अर्जेंट है ईच अदर, एक दूसरे के क्या ऐसा है, परपेंडिकुलर है ना। ये एक दूसरे के कैसे हैं, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो एक ये इसकी तुलना में परपेंडिकुलर है, ये इसकी तुलना में परपेंडिकुलर है, मतलब अरेंज परपेंडिकुलर इन ईच अदर, इन ईच अदर, एक दूसरे की, एक दूसरे से परपेंडिकुलर अटैच हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या, सेंट्रियोल हमारे जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये पूरा हमारा जो भाग है ये सेंट्रोसोम है, और ये हमारा जो मटेरियल है हमारे पास परपेंडिकुलर मटेरियल है। ठीक है, ये मेम्ब्रेस बाउंड रेगुलरली होते हैं, और क्या होते हैं, प्रेजेंट इन एनिमल्स, सिर्फ एनिमल सेल में होंगे, ना कि प्लांट सेल में होंगे। और क्या, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से क्लास समझ में होंगी। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ट्रांसफर, मतलब इसको जो ये सेंट्रियोल है, अरे भाई ये जो सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, इसको कल हम कट करेंगे। मान लो इतना हम से कट कर दिए। ठीक है, ये जो हमारा सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, इसको हम कट करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा ना। मान लीजिए हमारे पास कोई, मान लीजिए हमारा सेंट्रियोल है, ये हमारा क्या है, इस मार्कर को हम समझ लेते हैं सेंट्रियोल, ये हमारा सेंट्रियोल है। ठीक है, ये हमारा पूरा ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। अब क्या करेंगे, इसका जो ऐसा है ना, तो इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। ये जो आपको निशान दिख रहा है ना, ये इसको ऐसा कट कर लेंगे तो इसका ट्रांसफर सेक्शन हो जाएगा। मतलब और इतने की स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इतने पार्ट को कट कर लेंगे, ये हमारा सेंट्रियोल है, इतने पार्ट को हम कट करके और इसके अंदर का पार्ट देखेंगे तो इतना हमारा ट्रांसफर सेक्शन हो जाए। इसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा कर रहा हूँ कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।